अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां फैसला मुश्किल है कि उन्हें कौन सा रास्ता मंजिल तक ले जाएगा। मज़ाहमत का रास्ता लें तो माजी की तरह रियासत के आगे खड़ा होना होगा, मुफाहमत का रास्ता लें तो सियासत पर समझौता ज़ाहिर एक शर्त होगी। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इमरान खान की रिहाई अब सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर आने से होगी, लेकिन कल सवाबी के जलसे में बार बार ऐलान के बावजूद कोई फाइनल कॉल तो नहीं दी गई, बल्कि माजी में जब जब एहतजाज को फाइनल कहा गया उसे मंजिल पर पहुंचकर ऐसे ख़त्म करना पड़ा जैसे कोई लीड करने वाला कोई लीडर ही ना हो। यानी 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक से एहतजाज के साथ आने वाले वज़ीर आला KP के जैसे गायब हुए, वैसी सियासी हिकमत अमली ना कभी सुनी ना देखने में आई। बड़ी तनकीद हुई थी। गुज़श्ता रोज़ भी जब वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे में खिताब करना शुरू किया तो तवक्को की जा रही थी कि आज PTI अपना मुकम्मल स्ट्रैटेजी बताएगी, लाहे अमल देगी, और कारकुन भी ज़ाहिर है ये तवक्को तो कर रहे थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इतना कहा कि एहतजाज की फाइनल कॉल अडयाला जेल से आएगी, इमरान खान जो तारीख देंगे उस दिन से एहतजाज शुरू करेंगे, फिर इमरान खान की रिहाई तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। हम सबको याद है कि कफन बांध कर निकलने और जनाजे पढ़ लेने जैसे बयानात कल भी दिए और पहले भी गंडापुर साहब दे चुके हैं। अब PTI क़यादत के कल वाले मुबहम से ऐलान पर जहां कारकुन खुश नहीं है, वहीं सियासी मुखालिफिन भी इसे समझौता कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो PTI लीडरशिप को ही कॉम्प्रोमाइज़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो हैं वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर PTI सड़कों पर आ भी जाती है तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। बज़ाहिर अभी हुकूमत का परेशान होना ज़ाहिर है बनता भी नहीं है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, फिर 16 मिनट में 6 अहम तरीन कानूनी बिल मंजूर किए, जिनमें आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 करने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर किए गए, मगर PTI हुकूमत को रोक सकी ना, इस पर कुछ ज्यादा बात कर रहा है। बार बार ऐलान के बावजूद अभी तक कहीं वकला तहरीक के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी एक वजह तहरीक इंसाफ की वो कन्फ्यूजन भी बताई जाती है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बनने वाले चीफ जस्टिस मंजूर है तो फिर आईनी तरमीम नामंजूर क्यों है। तनकीद तो हो रही है, लेकिन आईनी तरमीम उन्होंने अगर मंजूर नहीं की, लेकिन चीफ जस्टिस तो उन्होंने मंजूर कर ली। सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ ये फैसला क्यों नहीं कर पा रही है कि इमरान खान को रिहा एहतजाज से करवाना है या अदालतों से करवाना है। आजकल पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना कॉल के भी चर्चे हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी किसी मदाखलत को क्या PTI कबूल करेगी जो खुद माजी में गुलामी नामंजूर के नारे लगाती आई है। PTI में इतनी कन्फ्यूजन और फैसला साजी का फुकदान आखिर है क्यों? इसका आज हम जवाब लेंगे हामिद खान साहब से, जो न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम फैसलों में अथॉरिटी माने जाते हैं, बल्कि सीनियर कानूनदान भी हैं, जिनकी दलीलें अक्सर कानून की किताबों से भी भारी हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त वकला का गलबा है, माना जाता है कि वकला हावी हैं तहरीक इंसाफ पर, लेकिन हामिद खान साहब पार्टी में आज भी फैसला कुन एक आवाज़ रखते हैं। हामिद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने वक्त दिया। हामिद खान साहब, क्या तहरीक इंसाफ की दुरुस्त स्ट्रैटेजी है या सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं हुकूमत पर कि सड़कों पर आएंगे तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी? देखिए, ये स्ट्रेटजी बड़ी लंबी है, वो सब मिली हुई हैं। हर किस्म का जुल्म, ज्यादती और तशद्दुद जो है वो PTI के वर्कर्स पर हो रहा है। इसलिए ऐसी मूवमेंट्स जो होती हैं, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई की मूवमेंट है, वो कोई आसान या थोड़े अरसे में उसका हल नहीं होता, लेकिन एक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करने के बाद उम्मीद है, क्योंकि कोई भी कौम ज़्यादा अरसा इस किस्म की ज़्यादती जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल फैसले तो अदालतों से आने हैं और अदालतों की तरफ ही नजर रखनी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ी लंबी है, सड़कों पर आकर क्या हुकूमत पर आप प्रेशर उस तरीके से डाल सकेंगे? देखिए, हमारी तो स्ट्रेटजी ही रूल ऑफ लॉ के ज़रिए है। हमने हर तरह से कानूनी जंग लड़ी है, लड़ रहे हैं। झूठे मुकदमात में भी हम अपना पूरा जो है डिफेंस पेश कर रहे हैं। और ये हमारे जो मुखालिफिन हैं
वो बड़े इस मामले में अजीब उनका रवैया है कि जब अगर एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 12 जुलाई को, जिसमें कि पीटीआई के जो जीते हुए लोगों के प्रपोर्शन पर ही उन्हें दी गई थी रिजर्व सीट्स, लेकिन उन्होंने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और तरह तरह की जो है इल्ज़ामात अदलिया पे लगाए गए। और ये जो 26वीं तरमीम आई है, असल में अदलिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। नहीं, ये आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ गलत करने के पीछे हुकूमत को किसी की सपोर्ट हासिल है? आप लोग सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यही हुकूमत पार्लियामेंट में मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली, फिर आप देखिए किस अहम किस्म की कानून साजियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो हुकूमत तो कामयाबियां समेट रही है। ये कामयाबियां तो नहीं हैं, ये तो गैर कानूनी और गैर आईनी हरकतें हैं जो कि की जा रही हैं। ये आईनी तरमीम मंजूर कराने का ये तरीका कि लोगों को अगवा करो, अगवा करके उठा के लेके आओ और उनसे जबरदस्ती वोट डलवाओ। ये कौन सा आईनी तरमीम का तरीकाकार है? कानून साजी रात के 11 बजे होती है, बगैर किसी को बताए कि एकदम ही हो जाती है, बगैर कोई स्पेशल जो होती है कमेटीज, उनके पास मामला जाए बगैर एकदम ही जेब से निकाल के तरमीम आ जाती है कि जी 3 से 5 साल कर दो, 25 से 34 कर लो जजेस को। तो ये जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट एक्चुअली पार्लियामेंट तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक किस्म का इनके हाथों में खेलने वाले चंद एक लोग हैं जिनको फॉर्म 47 की बुनियाद पर उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। और ये फॉर्म 47 वाले जो लोग हैं, जो के पपेट्स हैं, वो हर किस्म की बात के इशारे पे कर रहे हैं जो कि सारी आईनी रवायात के भी खिलाफ है और पार्लिमानी रवायात के भी खिलाफ है। और जो अपने आप को वजीर आजम या वजीर दिफा वगैरह कहते हैं, वो इलेक्शन में तो हारे हुए हैं, इलेक्शन में तो वो एमएनए भी नहीं है, लेकिन उन्हें नाजायज तौर पे एमएनए डिक्लेयर किया गया है और नाजायज तौर पर उनकी हुकूमत बनाई गई है और उनको हुकूमती ओहदे लेके दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी के कुछ लोग समझते हैं कि बातचीत का ही रास्ता होना चाहिए, बातचीत के जरिए ही मामलात हल होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था कि इस तरीके से सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए, तो इमरान खान साहब ने भी रजामंदी जाहिर की थी। तो एक तरफ ये फॉर्म 47 की पैदावार है, दूसरी तरफ बात भी आप लोग इन लोगों से करना चाहते हैं। आपकी पार्टी में एक राय है कि इन लोगों से बात होनी चाहिए, सियासी मामलात सियासी लोगों के साथ बैठकर हल होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये सियासी लोग तो नहीं है जो फॉर्म 47 से होके आए हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सीटें चोरी की हैं। लिहाजा हाँ, उन सब से बात करने को तैयार हैं जिन्होंने सीटें चोरी नहीं की। 8 तारीख की रात को मसलन 3 पार्टीज हैं ना जिन्होंने पीटीआई की सीटें चोरी की हैं, ये पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। इन तीनों के अलावा हम सर पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं। बाकी तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना जिनको आप अब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं, जो बन भी चुके हैं, तो बाकियों से बात करने का क्या फायदा? हुकूमती लोगों से बात करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना। हुकूमती लोग कौन से हैं? वो तो किसी के इशारे पर, वो तो पपेट्स है, उनकी अपनी तो कोई से ही नहीं है, उनको जो पीछे से ऑर्डर आता है। आपका ख्याल है 26वीं तरमीम उन्होंने बनाई है? उनको तो उस रात पता भी नहीं था कि इसका ड्राफ्ट क्या है, ना वजीर कानून जानता था, ना वजीर आजम जानते थे कि वो कौन सी आ रही है, वो तो कहीं और से मैन्युफैक्चर होके आ रही थी। तो बताइए, ये कोई सही माने में अकाउंट, ये वाकई ही ऑफिस होल्डर्स है? ये तो पपेट्स है, जो पीछे से हुक्म आता है उस पर रवल दरामद करते हैं। सिर्फ इनको अपने नाम के साथ ओहदे लिखवाने का शौक है। देखिए जी, मैं तो वजीर आजम हूँ, देखिए जी मैं तो वजीर कानून हूँ, मैं तो वजीर दिफा हूँ। ये कोई बात है? तो आपके कहने का मतलब यह है कि मौलाना ने जो साथ दिया 26वीं आईनी तरमीम में, जिसके किरदार पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट भी कर रही थी और उनके किरदार पर इवन इमरान खान साहब भी खुश थे, तो फिर इसका मतलब है मौलाना साहब ने भी सपोर्ट किया है इस सारे प्रोसेस में? देखिए, अल्टीमेटली वो भी लगता है उनके हाथों मजबूर हो गए। उन्होंने रेजिस्टेंस काफ़ी दी है, लेकिन अल्टीमेटली तो उनके लोग भी उठाए गए थे। उनकी हकीकत तो ये है, उनके भी 2 सेनेटर्स का उनको पता नहीं था 5 में से। इसी तरह से हमारे भी 2 सेनेटर पीटीआई के भी उठा लिए गए थे
और अब आपके सामने है, अभी 26वीं तरमीम को अख्तर महंगल साहब ने चैलेंज किया है और उनके दो जो सेनेटर्स थे, जिस तरह वो लाए गए, आपने सारे पाकिस्तान ने देखा है। एक को व्हीलचेयर पे लेके आए हैं, बेचारा बीमार, कहाँ से उठाया उसको। एक खातून बेचारी, वो भी बड़ी मुश्किल में और मजबूरी में वहाँ देखी गई थी। तो इस तरह से तरमीम पास होती है, इस तरह कानून साजियाँ होती हैं। वो तो कौम का एक दिया हुआ मैंडेट है जिसकी बुनियाद पर आप आइन साजी करते हैं। अगर आपकी अपनी ही जो सीटें जो है, आपकी मेंबरशिप ही पार्लियामेंट की लेजिटिमेट नहीं है, तो आप कैसे आइन में तब्दीली कर सकते हैं? उस लिहाज से तो इस सारा के सारा ही एक्सरसाइज जो है वो गैर आइनी और इलिजिटिमेट है। तो इसका मतलब नए आने वाले चीफ जस्टिस भी गैर आइनी है, क्योंकि प्रोसेस सारा गैर आइनी था बकौल आपके। जी बिल्कुल सही है। और चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, जैसे कि इस तरमीम से पहले था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी में शामिल थी, अपनी तजावीज़ क्यों नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? किसको? कमेटी में जो 26वीं आईनी तरमीम की ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उस कमेटी में शामिल थे ना? वो तो कमेटी 1-2 दिन के लिए बनी है, और वो भी जल्दी, कईयों को पता ही नहीं था कि हम मेंबर भी हैं उस कमेटी के। वो तो सिर्फ इन्होंने खाना पूरी की है। जो आइन में तरमीम की कमेटियां होती हैं, जिस तरह के 18वीं तरमीम की जो कमेटी थी 27 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी, उनकी डिलिब्रेशन 6 से 7 महीने चली थी। 9 महीने वो तो समझ में आती है। 6 से 7 महीने चली थी, और वो डिलिब्रेशन से कंसेंसस पैदा हुआ था। ये तो एकदम बुलाते हैं और जी हो गया शाम को सबको हुक्म मिल जाता है, आप खड़े हो जाए, आपके नंबर पूरे करें। ये तो नंबर्स है, ये कोई बेचारी पार्लियामेंट तो नहीं है। तो फिर एक गैर आइनी तौर पर जो काम हुआ, और नतीजे में गैर आइनी जो एक ढांचा निज़ाम जो वजूद में आया है, फिर भी आप लोगों को उम्मीद इसी सिस्टम से है? इस गैर आइनी जिसको आप चीफ जस्टिस कह रहे हैं, गैर आइनी चीफ जस्टिस, आपने पेश तो इन्हीं के सामने होना है, तो फिर क्या ये समझे इंसाफ नहीं मिलेगा इनसे आपको? देखिए, बात ये है कि वो जज तो लेजिटिमेट है, और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जज थे। अब उन्होंने अमेंडमेंट करके पहले नंबर वाले को जो डिप्राइव किया है, और तीसरे जो मेरे नज़दीक उनकी वो डी फैक्टो चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अदालतें बंद हो जाए। तो चलो वो चीफ जस्टिस तौर पे एज ए डी फैक्टो, लेकिन हम समझते हैं डिजोरे, जिसे हम कहते हैं ना, लेजिटिमेट चीफ जस्टिस वो होगा जो कि इस तरमीम से पहले के आइन डी शिक के मुताबिक होगा, और उसके मुताबिक आर्टिकल 175A के तहत जो सीनियर मोस्ट जज है वही चीफ जस्टिस बनने का अहल है। तो ये सब सारा मामला आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिवर्स होगा? चैलेंज तो कर दिया गया है, वुकला तहरीक की भी बात हो रही है, लेकिन वुकला भी इस सारे मामले पर बड़े तकसीम है। नहीं, बिल्कुल तकसीम नहीं है। वो चंद एक लोग हैं जो इनके अपने आदमी हैं, जो वजारतें जो कि बांटते फिरते हैं, लीगल एडवाइजरशिप, जजशिप के लोगों को झांसा दे के पैसे दिलाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं वोट्स खरीदने के लिए। वो कौन से अलहदा वकला हैं? वो तो दर हकीकत ये इनके एजेंट्स हैं। तो किस किस्म की वकला तहरीक, किस लेवल की? जो 2007 में जो हम लोगों ने देखी थी एक वकला तहरीक, और जो उनका मोटिव था वो उन्हें हासिल हुआ, उस मकसद में वकला तहरीक कामयाब हुई थी, क्या उस किस्म की वकला तहरीक को एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। वो उस वक्त भी ओवरनाइट तो नहीं हो गई थी, 2 साल स्ट्रगल थी। तो अब आप समझती हैं कि ओवरनाइट हो जाएगी? ये भी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। यहाँ हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिस तरह उस वक्त हम 2 साल बरसे पैकार रहे थे, इस तरह अब भी है। और अब फर्क ये है कि उसके साथ जो 2-3-4 मेजर पार्टी उसकी पपेट्स बनी हुई है, तो हमारे लिए दुश्वारियां ज़्यादा हैं पहली से भी निस्बत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैदान छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइन को इनके हवाले करके भूल जाएं। और जिसको इन्होंने जो है आइन, जिसको इन्होंने कत्ल कर दिया है और दफन भी कर दिया है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन हो जो कि लोगों का दिया हुआ आइन है,
बल्कि रातों रात जो है जिस पर वोटिंग होती है वो कोई आईनी तरमीम नहीं है। और हम चाहते हैं कि जिसके तहत अदारे आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। अब तो अदलिया को हर तरह से इन्होंने पाबंद कर लिया है। ये तो कोई बात ना हुई, आपके सामने है। सो कॉल्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस के जो थे वो डाइसेंटर में चले गए हैं, माइनॉरिटी में चले गए हैं, जिन्होंने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को चलाना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार हैं तीनों। उनको आपने माइनॉरिटी करके इधर उधर से लोग पकड़ के उनके वोटों के साथ आपने एक चौथे नंबर पे एक जज जो कि नहायत ही जो है उसका किरदार रहा है, उसको चीफ बना दिया है उस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। तो ये तो जो कुछ हो रहा है इसमें तो अदलिया को तबाह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये नहीं सोच रहे वो लोग जो इस वक्त पपेट्स हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि आखिरकार ये सारी तरामीम उनके अपने गले पड़ जानी है किसी वक्त। सही। आप समझते हैं कि क्या जजेस की तादाद बढ़ाना, जो जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, जो कानून साजी की गई, ये वक्त की ज़रूरत थी? क्योंकि उधर तो यही पेश किया जाता है ना कि केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो इतना ज़्यादा वक्त ले जाते हैं, बाकी केसेस के लिए टाइम नहीं मिलता, जजेस उधर मसरूफ़ हो जाते हैं, उन्हें हेयरिंग्स में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो लिहाजा तमाम लोगों को एक जैसा इंसाफ मिले और वक्त पर मिले, ज़रूरत थी ये वक्त की, ये उधर दिया जाता है। ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत बयानी की है। आप देखिए ना, इंडिया हमसे 6 गुना ज्यादा आबादी का मुल्क है, उसके पास तो 34 जजों से सुप्रीम कोर्ट चल रही है। हमारे 17 जज बहुत नाकाफी हैं, इसमें और आप 17 ऐड कर दें। ये तो मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि जजेस की भर्ती करना, सुप्रीम कोर्ट को भर देना अपनी मर्जी के जजेस के साथ, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले ले। ये जो इस वक्त बढ़ चढ़ के ये बातें कर रहे हैं ना, कल इन्हीं जजों के हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर करके चौथे नंबर से सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बनाए, आखिर उनकी हुकूमत उसी के हाथों ख़त्म हुई थी। लोग तारीख से सबक नहीं हासिल करते कि गलत काम करने के गलत नताइज होते हैं। जनरल मुशर्रफ को लाना एक बहुत बड़ी मिसाल है, नीचे से उठाकर लगाया गया और फिर कैसे कू हुआ, वो कहानी सबके सामने। जी हाँ, तो ये बहुत सारे इस किस्म के हमारी तारीख में मौजूद हैं और ये फिर वही गलती कर रहे हैं। और ये तादाद की बात तो गलत है। लोगों को असल सबसे ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट्स में होते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में सैंक्शन टैक्स 60 जजेस की है और वो बहुत ज़रूरत है। वहाँ तो लाखों केस इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और वो केसेस जो हैं उनका डिस्पोजल बहुत अहम ज़रूरी। अब ये क्या हो रहा है, वहां पर 24 जजेस की वैकेंसीज पड़ी हैं, उनको उसका कोई ख्याल नहीं है कि भाई वो तो वैकेंसीज पूरी करो। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट की वैकेंसीज पड़ी हैं, दूसरी हाई कोर्ट में इनको उसका कोई फिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट जहां पर कोई वैकेंसी नहीं, वहां पर और जज ऐड किए जाए। इसका मतलब यह है कि इनके अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए ये इस किस्म की सारी चालें चल रहे हैं। अवाम की कोई परवाह नहीं पड़ी। अगर अवाम की परवाह हो तो हाई कोर्ट्स पहले मुकम्मल करे, उनमें जो तादाद कम है सैंक्शन स्ट्रेंथ से उनको पूरा करे, उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो आपका मतलब है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के फैसलों को मेजॉरिटी में बदलने के लिए सारा कुछ किया गया है, जो फैसले आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही, मतलब वो जो फैसला हुआ उसको अंडू करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ करना शुरू हुआ, क्योंकि ये सब इनको पता है कि हम नाजायज़ तौर पर बैठे हैं यहाँ पर, हमें फॉर्म 47 के तहत उठा दिया गया। तो इसलिए ये चाहते हैं कि कहीं किसी स्टेज पर कोई अदालत इंसाफ ना कर दे और हम इंसाफ के हाथों मारे ना जाएं, क्योंकि इंसाफ जिस दिन किसी अदालत ने इंसाफ किया तो इनके साथ वो होना था जो कि 12 जुलाई को हुआ, जिसको रोकने के लिए हर किस्म के नाजायज़ इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानून हामिद खान साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन।
जैसे बहुत से हालात और वाक़यात एक जैसे होने से ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान और इमरान को पाकिस्तान का ट्रंप कहा जा रहा है, वैसे ही अमेरिकी और पाकिस्तानी इलेक्शंस में बहुत से फ़र्क ऐसे थे जिनका मुशाहिदा किया जाए तो बहसियत जो है वो पाकिस्तानी शहरी जो है बड़ी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी सियासत और रियासत आमने सामने थी, यानी मकबूलियत और कबूलियत का भी वहाँ पर झगड़ा था, लेकिन अवामी मैंडेट को माना गया। RTS वहाँ बैठा, ना ही इलेक्शन कमीशन के नताइज रोके। वहाँ भी इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं पर थी, मगर इलेक्शन हारने वाली पार्टी ने अपनी हार ऐसे तस्लीम की कि हार कर भी अमरीकियों के दिल जीत लिए। अमेरिका में 6 नवंबर के नताइज वही थे जो 5 नवंबर को पोलिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान में 8 फरवरी और 9 फरवरी के इलेक्शन और नताइज का फ़र्क आज तक वजह तनाज़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि अवाम ने वोट मकबूलियत को डाला हो और डब्बों से कबूलियत निकल आए। वही फॉर्म 47 पर लिखा था जो फॉर्म 45 पे था। अमेरिका में ये नहीं हुआ कि कामला हैरिस ने नताइज से पहले विक्ट्री स्पीच कर दी हो, बल्कि जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया हो। अमेरिका में ये भी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात की कैंपेन जो है वो इंतज़ामिया ने चलाई हो और दूसरी सियासी जमात उम्मीदवार ज़मानतों के बावजूद वहाँ गिरफ्तार हों या छुपे हुए हों। ट्रंप पर भी मुकदमात थे, लेकिन उन्हें इलेक्शन से ऐन पहले 3 मुकदमात में 3 दिन में 32 साल की सज़ाएं नहीं सुनाई गई। सोचें कि ट्रंप के पास हाथी का इंतखाबी निशान ना होता और वो कामला हैरिस के खिलाफ बैंगन, चिमटा और जूते जैसे मुख्तलिफ निशानों से लड़ा होता। अभी सदर ट्रंप के हल्फ लेने से पहले 2-2.5 माह जो है ना वो सदर बाइडन और उनकी इंतज़ामिया ही रहेगी। 20 जनवरी को जाकर ट्रंप ने हल्फ उठाना है। तो सोचें वो धक्के से रातों रात 26वीं आईनी तरमीम लाकर रूल ऑफ द गेम ही बदल दें तो फिर वहाँ क्या होगा। हर मामले में अमेरिका को देखने वाले पाकिस्तानी सियासतदान अमरीकी जमहूरियत से कुछ सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अवामी मैंडेट को जो तहफ़्फ़ुज़ अमरीका में हासिल है, क्या ऐसा दावा पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के लिए किया जा सकता है? इसका हम जवाब लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका, आपने वक्त दिया। कायरा साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है, बल्कि मचाया जा रहा है, हुकूमत भी इस पर रिएक्ट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शोर मचा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की जो है ना वो रिहाई हो जाएगी, लेकिन हुकूमत इस पर इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है कि नहीं अमेरिका हमारे मामलात में मदाखलत नहीं करेगा, नहीं करनी चाहिए? तो क्यों हुकूमत क्यों डिफेंसिव हो रही है? पहले तो आपने अपने इंट्रो में जो सारा एक मवाजना पेश किया उस पर इतनी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका का मवाजना करते हुए हमें दोनों रियासतों के हालात को, उनकी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को, उनके अपने समाजी हालात को, उनके इंस्टीट्यूशंस को वो बिल्कुल मवाजना करना चाहिए और हमारा कोई मवाजना नहीं है। वो दुनिया की एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है और हम एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है। हम एक ऐसा समाज है जो अभी तक गुलामी के दौर की जकड़नों से बाहर नहीं निकल पाए। हम आज तक अपने मजहब के, अपने कल्चर के और अपने जो एग्रीकल्चरल दौर के टैबूज है उनको नहीं तोड़ पाए। किसकी गुलामी किसने मजबूर किया? इतने अरसे के बाद भी अगर आज हम गुलामी है अंग्रेज साम्राज्य की, गुलामी है इस मुल्क के अंदर पुराने कल्चर की, अच्छा। गुलामी है इस मुल्क के अंदर जागीरदाना राना समाज की, जिसको तोड़ना मेरे एक हुकूमत के पास का रोग नहीं है। वहां पे एक और तरह की एक स्ट्रगल हुई है। सो इन दोनों के मुवाजने के लिए, पाकिस्तान का मुवाजना करने के लिए अच्छा मुवाजना हिंदुस्तान से या बांग्लादेश से होगा, अमेरिका और यूरोप से नहीं होता। दूसरा, अगली बात करते हैं। अब सवाल यह है, बहरहाल आपका हक है, आप इसको जिस तरह चाहे मिलाएं, लेकिन ये मुवाजना बनता नहीं। दूसरा, आपने फरमाया कि पाकिस्तान के सियासतदान कब सीखेंगे? जब सियासत होगी, सियासत चलेगी तो सीखेंगे। तो अभी क्या प्रोसेस से सीखेंगे। सर अभी क्या हो रहा है? अभी स्ट्रगलिंग सियासत है, इसको प्योर सियासत तो नहीं कह सकते आप। क्या वहां पे प्योर सियासत किसे कहते हैं? क्या सुने अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वहां क्या दहाइयों और सदियों ये अमल नहीं होता रहा कि वहां डॉलर वोट भी होता रहा, वहां भी लोग टूटते रहे, वहां भी ताकत के जोर पे गेम चेंज होती रही। सो ये कहना कि हम क्यों नहीं सीख रहे, ये जरा ज्यादा तल्ख बात है। बहरहाल आपका कहने का हक है, मैं आपके हक को नहीं रोक रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। लेकिन अब आपके सवाल की तरफ
जी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम हमने कोई शौक से नहीं की है, और किसी मुल्क के अंदर अगर 26वीं आईनी तरमीम पे आपको इख्तलाफ है, हुकूमत ने हालात के तहत चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए उनके नजर में, उनके अलाइज की नजर में और अपोजिशन की एक जमात की नजर में ये एक तरीका था जिससे हम कोशिश करके चीजों को, सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत के, पाकिस्तानी जमहूरियत के रंग में हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये कोशिश है। आपको इससे इख्तलाफ होगा, पीटीआई को भी होगा, हक है उनका होगा, कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ने ये समझा, जिनका ये इस्तेहकाक है कि ये करने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब लेट्स सी, अल्लाह करे ऐसा ऐसा हो, अगर ना हुआ तो उसको तब्दील किया जाएगा और कर लिया जाएगा वक्त आने पे। रजा रबानी साहब एक सीनियर सियासतदान है, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, जो पार्लियामेंट में कानून साजी हुई 5 नवंबर को, उस पर वो बोले, उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तारीख का वो स्याद तरीन दिन था, हुकूमत ने कवानीन की मअतली के जरिए हम कानून साजी पास की। उन्होंने कहा कि बिल्स हो ठीक है, अब मुतल्लिका कायमा कमेटियों के पास भेजते, कमेटियां बिल्स का जायजा लेती, बिल्स को सेनेट और कौमी असम्बली से बहस के बाद अक्सरियती वोटों से मंजूर करवाना चाहिए था। ये क्या हुआ, रातों रात ये सारा कुछ मंजूर हो गया, तो आपकी पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, आसान बात है। किसी जमात के अंदर से तनकीद हो तो फिर जो आपकी तनकीद होती है मीडिया की हम पे कि ये तो जी हाथ बांध के गुलाम होते हैं, जो लीडरशिप कहती है ये तो वोट दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर पार्टी के अंदर से तो ये एक जमहूरी बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में ये पहली दफा नहीं हुआ, बाज़ औक़ात ये भी कानून और असूलों के अंदर मौजूद है, असेंबली रूल्स के अंदर मौजूद है। आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर आप जल्द कानून साजी करना चाहें तो आप रूल सस्पेंड कर सकते हैं। और जब मियां रजा रबानी साहब असेंबली और सेनेट में थे, उस वक्त भी इस तरह की कानून साजी कभी कभी हुई और उसको वोट भी वो करते रहे। लेकिन अब इस तरह एक पार्टी को बिल्कुल खुडे लाइन लगाकर, साइड लाइन कर वक्त को देखते वक्त, टाइमिंग की अहमियत को देखते हुए कि कौन सा वक्त अहम है, जजिस की तादाद को इस वक्त बढ़ाना है और उस जज को लेकर आना है जिससे हुकूमत समझती है कि फैसले उनके हक में आएंगे, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी कि जजिस की तादाद को इतना बढ़ाया जाता? क्या ये वक्त की जरूरत थी कि एक ऐसे जज को लाया जाता जिसके बारे में जनरल तासर ये है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है? ये तासुर है ना, फिर हाँ यही तो बात है। मुझे तासर की बात नहीं है, तासर की बात आप कह रहे हैं सर, तो वो कह रहा हूँ, आप भी तासर कह रहे हैं, मैं भी तासर की बात कर रहा हूँ, मैं भी तासर ही कह रहा हूँ। सो सवाल ये है कि ये एक तरफ नहीं जाएगी बात, ये दोनों तरफ चलेगी। सवाल सिर्फ यह है कि जजेस की तादाद बढ़ाई गई, जजेस की तादाद बढ़ानी इसलिए जरूरी थी, अब उसके ऊपर कुछ जजेस सारे 34 अपॉइंट तो नहीं हो गए, तादाद इसलिए बढ़ानी थी कि एक बेंच बना है, वो बेंच रेगुलर बेंच के तौर पे काम करेगा, उस पर जजेस ले आना है। इस वक्त आइन के अंदर 26वीं तरमीम मौजूद है, वो आइन है, उसके तहत अब इस मुल्क ने चलना है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पीटीआई को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, इस वक्त उस कानून के तहत चलना इस हुकूमत की मजबूरी है। लिहाजा उसके तहत जजेस की तादाद बढ़ानी थी, बढ़ा दी गई, उसके ऊपर क्या एतराज है? और अगर ये है कि मुझे एक बात की हैरानगी भी है कि एक बेंच बना है, उस बेंच के अंदर सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए थे। क्या हो गया? यही जज साहबान पहले, आज से कोई 2 हफ्ते पहले, ये बड़ी आला अदलिया थी, कौन सा ऐसा कानून पास हो गया कि उनके इख्तियारात छिन गए और आज वो बड़े खराब जज हो गए। अगर कुछ डिफरेंस नहीं है तो फिर आईनी बेंच बनाने की जरूरत क्या थी? अगर यही वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, बनाने की जरूरत, आईनी बेंच बनाने की जरूरत पीपल्स पार्टी का अपना सोच है, हम किसी से ड्राइव नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी की सोच बीबी शहीद के दौर की है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आईनी अदालत बननी चाहिए। अभी बेंच बना है, वक्त आया तो इंशाल्लाह अदालत भी बनाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आईनी काम निपटाने के लिए एक अलग कोर्ट चले जो फेडरल कोर्ट के तौर पे काम करे, जिसमें सारे सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। इस पे बड़ी बहस हम कर चुके हैं, बड़ी वजाहतें हम दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उसी अदालत के अंदर से 6 जज साहबान पे, 5 जज साहबान पे मुश्तमिल एक बेंच बना है। आज वो जज साहबान अचानक बुरे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत ने सर्दियों में बिजली सार्फिन के लिए 3 माह के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अब ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये रिलीफ ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, लेकिन सामने वाला ये कह रहा हो कि सस्ती है तो ले लो, तो क्या ऐसी चीज़ लेनी चाहिए? हुकूमती जो विंटर पैकेज है, इसके मुताबिक बिजली की कीमतों में रिलीफ ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यानी 3 माह गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिछले साल इन 3 महीनों में माहाना एवरेज 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो इस बार जो यूनिट आप एक्स्ट्रा यानी 300 से ऊपर इस्तेमाल करेंगे, उन पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमती ऐलान के मुताबिक घरेलू सार्फिन को 11 से 26 रुपये, सनतों को 5 से 15 रुपये, जबकि कमर्शियल सार्फिन को 13 से 22 रुपये तक फ़ी यूनिट रियायत दी जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने बिजली ख़रीदारी के लिए मज़ीद ऑप्शन देने का भी ऐलान किया है। पावर डिवीज़न के एलामिये में ये कहा गया है कि वजारत तवानाई के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत NTDC यानी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसके बाद सार्फिन बिजली तकसीमकार कंपनियों जैसे कि लेस्को, आइस्को और गैपको हैं, इनके अलावा मुख्तलिफ सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। क्या नेशनल ग्रिड से, अगर आसान अल्फाजों में इसे समझा जाए कि क्या बिजली जो नेशनल ग्रिड से ठेकेदारों को दे दी जाएगी कि वो अपने अपने रेट्स पर आवाम को बिजली बेचें? हुकूमत का ये मानना है कि इस मंसूबे का मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी अदायगी का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है, ताकि सस्ती बिजली के ज़रिए इंडस्ट्री का पहिया चल सके। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी जो हैं, अब ये शहरियों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें, लेकिन वज़ीर तवानाई को ये भी बता देना चाहिए कि सर्दियों में गैस आती कहाँ है जो हम सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में तो गैस होती नहीं है। अब सवाल ये है कि सर्दियों में बिजली पर रिलीफ देने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्या वो सार्फिन से ज़्यादा अपने कारोबार की फ़िक्र कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी पेमेंट का बोझ इस पर ना पड़े? नाजरीन, कैपेसिटी पेमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को वो अदायगी है जो ज़ालिमाना मुआहदे में लिखी है। अब वो बिजली पैदा करे या ना करे, यानी हुकूमत को पेमेंट करना ही होगी हर हाल में। तो क्या ये बेहतर नहीं कि चाहे सस्ती दो, कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे? क्या इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा नहीं होगा कि वो इस पैकेज से अपनी पैदावारी लागत को कम कर सकें? इसी पर नाज़रीन मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, ये जो पैकेज दे रहे हैं 3 महीनों के लिए, कि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल अगर किसी ने 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे, इससे पहले कर रहा था, अब वो इन 3 महीनों में 300 से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उससे उस पर जो है ना इन्हें रिलीफ मिलेगा। तो ये तो ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। लोग तो बेचारे इतनी ज़्यादा वो कंट्रोल कर रहे हैं, फजूल बत्तियाँ नहीं जलानी, फजूल कोई लाइट का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो पैम्पर्ड करने वाली बात है कि इस्तेमाल करो, 100 रुपया खर्च कर लो, 10 रुपये तुम लोगों को दे देंगे हम। 100 रुपया ना किसी की जेब में हो तो क्या करे? जी वालेकुम सलाम मैम। इशू ये है कि इस तरह की चीज़ माजी में भी रही है और माजी में इसको इंक्रीमेंटल सपोर्ट पैकेज कहते थे और ये हमेशा सर्दियों में लाया जाता था या ऐसे टाइम्स पे जब ग्रिड पे कंजम्पशन कम हो रही होती थी। अब बजाय ये माजी की सक्सेसफुल प्रैक्टिस को कॉपी करें, इन्होंने अपनी तरफ से उसमें इनोवेशन करके मेक श्योर करके कि बेनिफिट कम से कम पास ऑन हो। तो ठीक है, हम इस चीज़ का खैर मकदम करते हैं कि इन्होंने इस तरह की एक चीज़ लाए हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे लाए हैं जब आपको पता है कि वैसे ही 43,000 मेगावाट पे 20 से 22,000 मेगावाट कंज्यूम हो रहा है और आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में आपको कंजम्पशन गिर जाती है, तो इसकी टाइमिंग जो है वो क्वेश्चनेबल है, रादर देन ये एक ऐसा पैकेज होता जो थ्रू आउट द ईयर गैस से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को शिफ्ट करवाता ग्रिड पे। ये ऐसा नहीं है, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा ऑन एयर लाइव, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए कि ये बिल्कुल ही लोड ऑन ग्रिड बहुत ज्यादा रिड्यूस ना हो जाए। तो ये एक टेम्परेरी एफर्ट है कि सर्दियों के महीने में जो लोड चल रहा है उसको बरकरार रखें, लेकिन उसके लिए जो इन्होंने शराइत रखी हैं वो माजी की तरह नहीं है। माजी में क्या होता था कि जो भी आपका पिछले साल का लोड था उससे जो भी इजाफी लोड होगा उसको ये
प्राइस पर रखते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए था, सिर्फ सर्दियों में टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, टाइमिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। सर्दियों के लिए ये काफी नहीं है। अच्छा, जब सर्दियां गुजर जाएंगी फिर क्या करेंगे? फिर लोग वापस गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सनती सार्फिन। तो ये मैं नहीं समझ रहा कि ठीक है, हम खैर मकदम कर रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिस्ट्री को ख्याल आया कि ग्रिड पे डिक्लाइनिंग यूसेज को बचाने के लिए सर्दियों में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई मुस्बत लॉन्ग टर्म असरात नहीं लेकिन ये होंगे। सनती सार्फिन के लिए ज्यादा सफिशिएंट इसलिए भी लगता है कि वहाँ प्लांट गैस से चलते हैं, घरों में क्या बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होगा, पंखे भी बंद हो जाते हैं, एसी भी बंद हो जाते हैं, तो घरों में तो बिजली का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता सर्दियों में, कूलर सब तो बंद हो जाता है। कि पिछले 3 सालों की वेटेड एवरेज के ऊपर जो इजाफी यूनिट खर्च होंगे उन पे 25% ओनली पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। सही, तो आप समझते हैं कि इसका ये राइट टाइम नहीं है? मेरा ख्याल है मैम, अगर ये करना था ना तो इसको पूरे साल के लिए लागू करते बजाय सिर्फ 3 महीनों के लिए। ये सिर्फ के 3 महीनों में बहुत ज्यादा लोड ना रिड्यूस हो जाए एंड डिस्कोस का रेवेन्यू ना ड्रॉप हो जाए। ये सिर्फ लेकिन आप एक और चीज भी देखें ना, हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो ये है ना, सर्दियों में गैस होती कहाँ है? आप मुझे बताएं, गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, और आप दिसंबर में देखिएगा बहुत ही कम वक्त के लिए गैस आती है, तो हुकूमत को शायद ये वक्त सूट भी करता है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो जो सनती सार्फिन है, कमर्शियल, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री तो चलानी है, तो जाहिर है फिर वो बिजली का इस्तेमाल करेंगे, गैस तो होगी नहीं, क्या करेंगे? मैम उसमें 2 सिनेरियोज हैं। देखें, जो आपकी डोमेस्टिक गैस है वो तो पाइपलाइन में टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से लिक्विफाई कर जाती है, लेकिन आपके पास फिर भी इतनी ज्यादा RLNG आ रही है जो आपने स्टेट ऑफ कतर से साइन की हुई है। और इस वक्त ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी रिड्यूस हो गई है कि गैस के पाइप फटने वाले हैं। गैस बिजली से फर्क होती है, बिजली एक स्विच से ऑन ऑफ हो सकती है, लेकिन गैस पाइप में होती है तो वो आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उसमें आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी को खतरा होता है, हमेशा उसमें पैक के फटने का खतरा होता है। तो इस वक्त जो डोमेस्टिक लोड शेडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ गैस की डोमेस्टिक वाली साइड पे होगी। इंडस्ट्रियल वाली साइड पे तो ये ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो गैस की ऑफटेक हो। तो काफी मसाइल हैं पावर सेक्टर को इस वक्त। और हुकूमत ये सोलर्स की वजह से भी बड़ी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है ना, बिजली का इस्तेमाल तो सोलर की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गया है। देखिए, सोलर की पॉलिसी जिस वक्त लाई गई थी तो सारा पर्पस ये था कि लोगों को आप एक ऑप्शन दें, ऑल्टरनेटिव दें, एंड गवर्नमेंट एक सस्ती तरीन बिजली सिस्टम में ला सके वाया नेट मीटरिंग या रिवर्स मीटरिंग। अब ड्यू टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लैक ऑफ प्लानिंग, आप 43,000 मेगावाट आपके पास है, 21-22,000 टोटल कंजम्पशन है, और 17,000 मेगावाट मजीद आने वाले 5 सालों में सिस्टम में आ रहा है, जिसमें 86 मेगावाट सस्ते रेट का है, बाकी सारा महंगे रेट का है। तो ये तो माजी के CPPA, नेपरा के लोग और पावर डिवीजन के लोग और प्लानिंग के लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए कि आपने क्यों ऐसे मुआहदे किए जिसका माशी बोझ आपने कंज्यूमर पर डाला, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो। अच्छा, दूसरा ये बिजली खरीदारी के लिए जो ऑप्शंस हुकूमत दे रही है कि जो सार्फिन है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके अलावा भी दीगर सप्लायर से बिजली खरीद सकेंगे, तो क्या हुकूमत और लोगों को इस नेटवर्क में ला रही है, मतलब कि बिजली आप और ठेकेदारों को दे दें और वो फिर अपनी मर्जी से जो है ना वो लोगों को दें आगे? मैम उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट इस तरह की चीजें तो अनाउंस कर देती है, लेकिन इन चीजों को रियलाइज करवाने के लिए कि मैं किसी भी पावर प्रोड्यूसर से या पावर सप्लायर से इंडिपेंडेंटली ले सकूं, उसके लिए एक व्हीलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। वो व्हीलिंग पॉलिसी अभी तक नहीं है और उसका जो चार्ज गवर्नमेंट समझ रही है वो बहुत ज्यादा और अनवायबल है। जब तक वो 1-1.5 सेंट के जिम्मे में नहीं आएगा, कोई भी उस ऑप्शन पे नहीं जाएगा। इसको नहीं चाहती कि उनका कंज्यूमर उन्हें छोड़ के किसी थर्ड फोर्थ जाए। एग्जैक्टली, तो वो आप समझे हुकूमती इदारे आपस में लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन एप्टेमा कामरान अरशद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।